हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्क्स वीटा पावर्ड बाय इंपीरियल एजुकेशन हब। मैं हूं लोकेश और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। इसकी दो वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं, एक में इंट्रोडक्शन है और एक में रिफ्लेक्शन है अप टू प्लेन मिरर, और ये है वीडियो 3। इसमें हम पूरा रिफ्लेक्शन जितना भी बचा हुआ पोर्शन है सारा कवर कर लेंगे, स्फेरिकल मिरर से लेके मैग्निफिकेशन तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने पहले वो दो वीडियोस देख रखी होंगी, तो ये आप लिंक कर पाओगे और अच्छे से इसको आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो इसको ना यहां पे समझते हैं एक बार, फिर यहां पे आएंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह पे। स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा, इसकी जो शेप है वो स्पेयर होगी। जैसे जैसे प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर में क्या था, फ्लैट सरफेस। स्पेरिकल मिरर में क्या होगा, जो सरफेस है वो कैसा होगा, स्पेरिकल शेप में होगा, ऐसे सीधा नहीं होगा, ऐसे कर्व होगा थोड़ा सा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ऐसे मान लो आप एक कांच की बॉल है। ठीक है, एक क्या है, एक कांच की बॉल है। ठीक है, ऐसे फुटबॉल है कांच की, तो ऐसी पूरी ऐसे स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, और आपने क्या किया, उस फुटबॉल, कांच की जो फुटबॉल है उसमें से कुछ पोर्शन कट कर लिया, यहां से लेके यहां तक ऐसे पोर्शन कट कर लिया। अब ये ऐसे कोई ऐसी सीधी लाइन नहीं कट होगी, ऐसे एक स्ट्रिप कट होगी जो ऐसे इसकी ऐसे चौड़ाई भी होगी और ऐसे ये एक कर्व जा भी रही होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने ये क्या कर लिया, इसको कट कर लिया। अभी तो ये कांच की बॉल मैंने बोली थी, फुटबॉल है कांच की, अभी ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिख रहा है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिरर बनाते हैं। मिरर बनाने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, हम सिल्वरिंग करते हैं किसी भी ग्लास के पीछे या आगे, जैसा भी आपको बनाना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके पीछे सिल्वरिंग कर लेता हूं। ठीक है, अब सिल्वरिंग मैंने आपको बता रखा है, पहले सिल्वर नाइट्रेट है, फिर कॉपर है, और फिर क्या है, फिर पेंट की लेयर है। ठीक है, इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी। अब पीछे वाला पोर्शन हो गया पॉलिश का, आगे वाला कैसा हो गया, शाइनी हो गया। तो इस एक वो बन गया ना मिरर, यहां से मिरर बन गया। तो ये किस टाइप का मिरर हो गया, स्पेरिकल मिरर। समझ आया? स्पेरिकल मिरर मेनली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कनकेव एंड कन्वेक्स। दोनों में फर्क क्या है समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कनकेव क्या है। एक स्पेरिकल मिरर है, समझ गए, इसका जो सरफेस है स्पेरिकल रहेगा। कनकेव जो मिरर होता है, जो कनकेव, यहां से आप देख सकते हो केव। ठीक है, केव मतलब ऐसे नहीं होता गुफा, है ना, तो इसका जो शाइनी सरफेस है ऐसे गुफा की जैसा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव। ठीक है, टेक्निकल वर्ड में बोलूं, जब शाइनी सरफेस इनवर्ड होगा, शाइनी सरफेस कहां होगा, इनवर्ड होगा, और पॉलिश सरफेस आउटवर्ड, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे क्या था, बाहर की तरफ क्या थी, पॉलिश, अंदर की तरफ शाइनी था। इस बार मैं क्या कर दूं, अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं, अंदर की तरफ पॉलिश, वही सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, कॉपर और पेंट, अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं। इस बार जो शाइनी सरफेस रहेगा कहां रहेगा, ये आउटवर्ड रहेगा शाइनी सरफेस, है ना, ये शाइनी सरफेस कौन रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। अगर शाइनी सरफेस आउटवर्ड है तो कैसा मिरर हो गया, वो हो गया कन्वेक्स मिरर। कैसा हो गया, कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका जो सरफेस है वो कैसा हो, कर्व हो। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है। सर कनकेव क्या होता है, कनकेव मिरर वो होता है जिसका शाइनी सरफेस इनवर्ड हो और जो पॉलिश सरफेस है वो क्या हो, आउटवर्ड हो। और वहीं पे कन्वेक्स क्या रहता है, कन्वेक्स में जो पॉलिश सरफेस है वो इनवर्ड होता है और जो बाहर वाला आउटवर्ड सरफेस है वो कैसा रहता है, शाइनी। ठीक है, अगर आप कभी भी समझ नहीं आया हो ना, तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर लो, कर लिया। अब ये अंदर की तरफ बल्ज है ना, अंदर की तरफ, यहां से देखेंगे तो ऐसे अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, तो अगर ये वाला पोर्शन शाइनी हुआ और बाहर वाला पोर्शन पॉलिश हुआ, तो ये कनकेव है। क्या है, कनकेव। ठीक है, और यहीं पे मैं क्या कर दूं, अंदर पॉलिश कर दूं, बाहर का शाइनी कर दूं, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स। सिर्फ इतना सा है कि अंदर पॉलिश करूं या बाहर पॉलिश करूं, उसी से डिसाइड हो रहा है कि ये कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। ठीक है, समझ आ गया? तो चलें अब हम अपनी स्लाइड पे, ज्यादा टफ है नहीं, बस देखते चलो। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में क्या है, चलो बस अब हम रुकेंगे नहीं, अब चलते हैं। स्पेरिकल मिरर आर द पार्ट ऑफ स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कोई भी एक
कोई भी एक बड़ी चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका स्फेरिकल उसका एक पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने तो क्या बोला, पूरी डिटेल में बताया कि एक कांच की बॉल ली, फिर उसके ऊपर सिल्वरिंग करी, और एक पहले से ही ऐसा होता है जिसके बाहर पहले से ही पॉलिश है, उसमें से एक कट में कर लेता तो अंदर का शाइनी हो जाता, ठीक है। स्पेरिकल मिरर आर द पार्ट ऑफ स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसका एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्पेरिकल मिरर। दे आर मेड फ्रॉम होलो ग्लास स्फीयर। जैसे मैंने बताया, एक जो ग्लास की फुटबॉल, यानी एक ग्लास का स्फीयर था कांच का, उसका एक पोर्शन मैंने काट लिया और सिल्वरिंग कर दी एक तरफ से वो कैसा हो गया, शाइनी हो गया, तो वो कैसे बन गया, स्पेरिकल मिरर बन गया। अब वो पॉलिश पे भी डिपेंड करता है कि अंदर करिए या बाहर, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कनकेव मिरर है या फिर बोलो कन्वेक्स मिरर। If a portion of hollow sphere is cut along a plane and one of its side is silvering, it serves as a spherical mirror। कि आप उस जो ग्लास का स्फीयर है उसमें से एक पोर्शन कट कर लोगे और एक तरफ उसमें सिल्वरिंग कर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक मिरर की तरह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक बार के लिए जो लिखा है ना, तुम खुद पढ़ो और देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या तुम समझ पा रहे हो, खुद पढ़ के देखो। आउटर सरफेस, आउटर मतलब ऐसे आपने हाथ किया, ये है इनर, और ये आउटर जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो आउटर, जो अंदर की तरफ है वो इनर। आउटर सरफेस इज पॉलिश एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट इनर सरफेस। कह रहा है बाहर का तो पॉलिश है और अंदर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, यानी ऐसे कोई रे आ रही है तो अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये कैसा हो गया, पॉलिश। और उस समय पे क्या होता है, क्या होता है वो कनकेव मिरर। कनकेव ना, जिसे 8th में भी है ये टॉपिक है ना मिरर का, तो वहां छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये बता देता हूँ, ऐसे याद रख लो कि अब तुम सोचोगे हम तो 10th में, हमें क्यों बता रहे हो, 12th में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता। आप इंटेलिजेंट हो, पर एक आधा कोई हमारा भाई ऐसा बैठा हो, केव मतलब गुफा, तो अपने हाथ को ऐसे करके देख लिया करो, ऐसे केव, जो गुफा जैसी चीज शाइनी हो तो वो क्या होता है, कनकेव मिरर, और जो बाहर से शाइनी हो तो इसका उल्टा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इनर सरफेस इज पॉलिश, फिर से अपना हाथ, अंदर से पॉलिश है, एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट आउटर सरफेस, और जो रिफ्लेक्शन यानी जो पॉलिश सरफेस है वो कहाँ है, पॉलिश नहीं, शाइनी सरफेस है वो कहाँ है, बाहर, तो रिफ्लेक्शन बाहर से होगी शाइनी से, तो वो कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। बहुत सिंपल सी चीज थी, ये क्लियर होनी चाहिए तो ही आगे बढ़ने में मजा है। पहले इसको अच्छे से, अगर नहीं समझ आया हो ना, वीडियो पॉज करके पहले थोड़ा देर सोच के देखो मैंने क्या बताया है, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे देख के आ जाएगा, समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखो, ठीक है। पर ये समझ आए तभी आगे बढ़ना, ऐसे नहीं सिर्फ नोट कर लेता हूं बाद में समझ लूंगा, बाद में नहीं समझा जाता। अभी रुक, बैक कर वीडियो, फिर से देख, फिर भी नहीं आया तो थोड़ी देर बैठ के सोच मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड्स को ऐसे सोच के देख मैंने कि जो मैंने वर्ड्स बोले हैं वो क्या है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है। देखो मैंने वैसे बना दिए पर फिर भी बना देता हूं, ये है, ओके 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 ओके। कनकेव में क्या होता है, आउटर सरफेस इज पॉलिश, तो ये जो आउटर सरफेस है, सरफेस है या सरफेस है जो भी है, आउटर सरफेस जो है वो क्या है, पॉलिश है, और अंदर वाला कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है या फिर शाइनी है, यहां से कोई रे आएगी, टकराएगी और कहीं ना कहीं चली जाएगी, तो ये कैसा हो गया, कनकेव। कैसा हो गया, कनकेव। और अगर मेरे दोस्त अंदर, अगर अंदर पॉलिश है और शाइनी सरफेस कहाँ है, यहाँ बाहर शाइनी सरफेस है, ऐसे रेज आ रही हैं ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं बाहर की तरफ से, तो वो कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स, ठीक है। आगे बढ़े। ओहो, एक चीज बताना भूल गया, देखो जो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर धीरे धीरे समझ आएगा, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब जो सभी रेज को एक पॉइंट की तरफ मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। सब बिखरे हुए हैं, उनको एक तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, उसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्ज करना। तो जो ये कनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, डन है। जैसे ये रे आई, ये भी इस तरफ आई, यहां से कोई रे जाएगी वो भी, तो देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना ये सब, तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। कैसा हो गया, कन्वर्जिंग, ठीक है। और जो कन्वेक्स है वो कैसा हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। क्या हो गया,
डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब वो चीजों को ऐसे बिखेरता है, डाइवर्ट करता है अलग अलग जगह पे। जैसे इसको समझ लेते हैं, कई बार मैं ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये लाइन तुम्हें दिखाई थी शाइनी के लिए, अब ये मेरी सिरदर्द बन गई। अब इसको हटाऊंगा धीरे धीरे। चलो, अरे यार बना ही लेता हूँ ना इसे, ठीक है। देखो अब ऐसे गई, ये डाइवर्जिंग है, ये चीजों को ऐसे डाइवर्ज करेगा, बिखेरेगा दूर दूर। यहां गई, यहां रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जो यहां जाएगी, ठीक है, वो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो यहां गई होगी वो यहां रिफ्लेक्ट हुई होगी, जो यहां गई होगी वो यहां रिफ्लेक्ट हुई होगी, जो यहां गई होगी वो यहां रिफ्लेक्ट हुई होगी। अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या कर देता है, सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है। और कनकेव क्या करता है, कन्वर्जिंग मिरर, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है, ठीक है। एसोसिएटेड टर्म्स, ये टर्मोलॉजी स्फेरिकल मिरर, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको भी मैं यहीं पे समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। फिर से वही एक कांच की बॉल ले लेते हैं दोस्त, ले ली कांच की बॉल, और फिर हम इसको क्या कर दें, यहां से ऐसे कट कर लेते हैं। कर लिया कट, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, डन। अब बाहर इसके क्या हो गई, पॉलिश। बाहर क्या हो गई इसके, बाहर पॉलिश होगी, और अंदर की तरफ क्या हो गया, सैनिक, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये ऐसे बॉल थी, जब ऐसे ये पूरी बॉल ऐसे गोल टाइप में थी, तब इसका कोई ना कोई रीड वो होगा ना, सेंटर, जिससे सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। ये इसका वो क्या रहा, सेंटर रहा। अब कुछ इसकी टर्म्स हैं वो देख लो ढंग से, 7 टर्म्स हैं, क्या है, 7, ठीक है। ये जो शाइनी सरफेस है ना, इसका एक मिड पॉइंट होगा, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से बीच में एक क्या होता है, मिड पॉइंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको, पी से, है ना। अब पोल क्या है, व्हाट इज पोल, तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, डन, ठीक है। अब ये क्या था, सेंटर ऑफ, ये सेंटर था ना, उस पूरे का सेंटर था ना, ये पूरे जो ऐसे स्फीयर था उसका सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर। या फिर ये ऐसे कर्व था ना पूरा, तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से बोलूं, या तो आप सेंटर बोल लो, या फिर क्या कह सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो। या तो मैं सी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस पूरे स्फीयर का एक सेंटर था। पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट है पोल, डन। अब एक लाइन, क्या, अब एक लाइन, अलग अलग कलर से बनाता हूं। अब एक लाइन आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती पोल तक गई। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती कहां तक गई, पोल तक गई। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। टोटल 7 टर्म्स पढ़नी है, 1, 2 और 3। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक रे या एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पोल तक हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, डन, ठीक है। देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट मिड में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट मिड में होता है फोकस। क्या होता है, फोकस, ठीक है, फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं, और इसको F से डिनोट करते हैं। ये हमको क्या, कौन सी चीज पता चल गई, तीसरी और एक चौथी, 4 चीज पता चल गई, ठीक है। 5, 6 और 7, ठीक है। एक और कलर ले लेता हूं, व्हाइट, ठीक है। अब देखो ये कौन था, सेंटर। अरे जैसे कोई भी सर्कल होता है, ये सेंटर है, और सेंटर से लेके यहां कहीं भी लेके जाऊंगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, रेडियस ना। तो सेंटर से इस वाले पॉइंट से लेके इस पोल तक के डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, रेडियस। पर ये कर्व का है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके इस पूरे डिस्टेंस को यहां पोल तक मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, 5th। चलो आगे देखते हैं।
और फोकस से, कहां से, फोकस से लेके जो ये पोल तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। ठीक है, अभी हमको पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, फोकस पता चल गया, फोकल लेंथ पता चल गई, है ना। तो फोकल लेंथ ये कौन सा नंबर का हो गया, 6th नंबर का। कौन से का हो गया, 6th नंबर का। अब रह रहा है लास्ट, वो है 7th। तो एक होता है अपर्चर। क्या होता है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो डायामीटर है, क्या है इसका, ये डायामीटर है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, आई होप स्पेलिंग शायद सही भी होगी, पर अपर्चर। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का हो गया, ये हो गया 7th नंबर का। ये 7 टर्म्स मेरे को पता होनी जरूरी है। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं है कोई ऐसे याद करनी है 7 टर्म्स, एक बार देखो, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। 7 चीजें पता है कि ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, और ये अपर्चर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सिंपल 7 चीजें, है ना। एक बार ऐसे मेमोराइज करने की कोशिश करो, हो जाए तो गुड, अदरवाइज आगे जैसे जैसे आप रे डायग्राम में भी जाओगे तो वहां पे भी धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो 7 चीज मैंने देख ली ना। ठीक है, चले वापस अपनी स्लाइड पे। ओहो, ये तो दूसरी एसोसिएटेड टर्म्स हैं, एक सेकंड। ठीक है ना, सही जगह पे हम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब क्या थी एसोसिएटेड टर्म्स, किसकी, स्फेरिकल मिरर की, किसकी, स्फेरिकल मिरर की। अब यहां पे लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तो पता होना चाहिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता चल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे बेस्ट चीज बताऊं, एक बार वीडियो पॉज करो, ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और आप खुद चीजें प्लॉट करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, और अपर्चर क्या है। आप खुद प्लॉट करो एक बार के लिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से, अब जैसे मैंने बोला खुद प्लॉट करो, तुम अभी भी इग्नोर करके अभी भी देख ही रहे हो वीडियो, बहुत गलत बात है। सिर्फ ऐसे देखने से पढ़ाई नहीं होगी, सच में नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जब मैं बोल रहा हूं मेरी बात मानो, वीडियो पॉज करो और खुद अपने हाथ चलाओ, प्लॉट करके देखो तो ही समझ आएगा, बाकी योर चॉइस। ठीक है, आई होप सो तुम अच्छे बच्चे हो, मेरी बात मानी होगी, तुमने बना के देख लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन गया। ठीक है, आगे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जैसे हमको पता है क्या होता है, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक एक लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। प्रिंसिपल फोकस कह लो या फोकस, एक ही बात है। फिर फोकल लेंथ, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। फिर क्या है, पोल मैंने वहां पे बता दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। फिर क्या है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर ये होता है क्या, शाइनी सरफेस के डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। डन, ये सारी की सारी हमने देख ली। कोई दिक्कत कमेंट करके बता देना, नहीं होगी। आगे, ठीक है, अब धीरे धीरे हम ना इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये इमेज फॉर्मेशन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसे लगता है इमेज फॉर्मेशन, ये रूल्स हैं, ये नहीं, इसके बाद 6 केस आते हैं, फिर 2 कन्वेक्स के आते हैं, मिरर के। अगर आपको ये रे डायग्राम, जिनको इमेज फॉर्मेशन के केसेस बोलते हैं, है ना, वो अच्छे से आ गए, अच्छे से यानी सिर्फ बनाने नहीं, उसकी समझ अच्छे से आ गई ना, फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर आपने सिर्फ रे डायग्राम को एज ऐसे लिया कि डायग्राम ही तो है, ऐसे याद कर लिया, फिर कुछ सेंस नहीं है। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पढ़ता हूं ना मैं, तो मेरे को ये आइडिया लग जाता है कि ये कौन सा केस है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कि ये कौन सा केस है, तो मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग से ये रे डायग्राम समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 1 दिन में लाइट खत्म करना है या 2 दिन में लाइट करना है, 1 दिन एक्स्ट्रा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कि कोई बात नहीं, 1 दिन एक्स्ट्रा
ठीक है। जहां मैंने लाइट चैप्टर के लिए 7 दिन दिए थे, मैं 10 दिन में कंप्लीट करूंगा। 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए खुद को। अब ऐसे रिलैक्स होके आराम से पढ़ो, जो प्रोसेस है वैसे पढ़ो। एक दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। अब रे डायग्राम मैं आगे बताऊंगा। अगर तुम थक गए हो ना तो अब रहने दो, कल देख लेना ये वीडियो, ठीक है। बट अगर अभी एनर्जी है तो मैं ये रे डायग्राम बनाऊंगा, ये पूरा देखना। रूल्स क्या है रे डायग्राम बनाने के, फिर मैं रे डायग्राम भी बताऊंगा, फिर वहां तक पूरा देखना और उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना कि वो क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहता है। और जब मैं बाद में इसकी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब और उससे कनेक्ट कराऊंगा, ठीक है। समराइज, रे डायग्राम समझ आने चाहिए अच्छे से, सिर्फ बनाने नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी क्या, रे डायग्राम देखोगे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा ऑब्जेक्ट आगे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, पीछे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है। ऐसे आपको ऑब्जर्वेशंस कुछ ना कुछ रखनी है। स्टार्ट करें। अब रूल्स टू मेक रे डायग्राम, तो जो 4 रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें आने चाहिए, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। पहला क्या है रूल, पहला क्या है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। चलो मैं बनाता हूं, यहां पे समझाता हूं। ये मैंने क्या ले लिया, कनकेव ले लिया कनकेव मिरर। अब ये इसका मैंने क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ठीक है। अब ये पहला रूल क्या कहता है कि आप जब भी इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इंसिडेंट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, चाहे यहां से आए चाहे थोड़ी ऊपर आए चाहे नीचे से आए कहीं से भी आए, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होगी। फिर से बोलो, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। समझ आ गया। जैसे ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पास वो पैरेलल आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। तुम देख रहे होंगे कि ये कनकेव है, ये पॉइंट्स को एक तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ये रे आई, इसको भी इधर लाने की कोशिश, ये आई, इसको भी क्या कर रहा है, वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है ना, क्योंकि कनकेव कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर। समझ आ गया, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, फोकस से पास होगी। डन। ये तो कनकेव के लिए था। कन्वेक्स के लिए क्या होगा सर, कन्वेक्स के लिए देख लेते हैं। कन्वेक्स में कहां से पॉलिश होगी, अंदर पॉलिश होगी ना। पर तुम एक बात बताओ, जैसे ये ऐसे है तो इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा ना, ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा तो, ठीक है। हाँ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, किसका, कन्वेक्स का। इसका फोकस यहां होगा, इसका पोल यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा। रेज जो इंसिडेंट रेज आएंगी ना, मैं आगे चल के उसमें पढ़ाऊंगा तुम्हें साइन कन्वेंशन में। अभी के लिए ध्यान रखना, जो भी रेज आएंगी सारी लेफ्ट साइड से आएंगी। रेज कहां से आएंगी, इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आएंगी। डन, ठीक है जी। ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, पोल। तो रेज हमेशा कहां से आएंगी, इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आएंगी, ठीक है। अब ये ऐसे आ गई, क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो इसको कहीं ऐसे बाहर डाइवर्ज करेगा, है ना, ठीक है। बट ये हम ऐसे मान लेते हैं, ये कहां से इसको पीछे ले जाके मिलाओगे ना तो ये कहां से क्रॉस होगी, फोकस से। कहां से क्रॉस होगी, फोकस से। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी कनकेव में। ऐसे कन्वेक्स में तो नहीं हो रही सर, फोकस से नहीं हो रही, और इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आ जाता है, कैसे आ जाता है बताता हूं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। ऐसे आ जाता है, कंप्लीट द फिगर, ठीक है। कैसे, कंप्लीट द फिगर कैसे, कोई नहीं, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा सही है ना। तुम्हें लग रहा होगा एक बार इतनी बार रिपीट, पर समझ आना चाहिए। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एग्जामिनर ऐसे दे देता है,
कंप्लीट द फिगर। क्या बोल देगा? कंप्लीट द फिगर। हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा? हमने ये पढ़ रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। हो गया कंप्लीट फिगर। तो मैं 4 रूल पढ़ाऊंगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि वो जो रूल्स हैं उनमें सिर्फ इंसिडेंट रे बना दे, और रिफ्लेक्टेड रे तो किसको बनानी है? आपको। ये वाली ड्रिल ना एक बार हम चारों रूल पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार कर लेंगे, ठीक है? मैं सारे हाफ हाफ बनाऊंगा और तुम उसको फुल बना लेना। चलो चलो जी, पहला रूल समझ आ गया, बहुत सिंपल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी किससे? फोकस से। सेकंड, अ रे क्या है? सेकंड क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द फोकस। एक रे क्या हो रही है? फोकस से पास हो रही है। इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। इसमें फोकस से इंसिडेंट और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दोनों उल्टे। पहले में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकरा के फोकस से पास हुई। इस बार इंसिडेंट ही फोकस से हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, कराऊं? चलो जी चलो, ये कैसा मिरर हो गया? कैसा मिरर हो गया? ये कनकेव। कैसा मिरर हो गया? कनकेव। कनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया जी? प्रिंसिपल नहीं, पोल। ये क्या हो गया? फोकस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है? ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था? पहले पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, इस बार पासिंग थ्रू द फोकस। इस बार जो इंसिडेंट रे है, इस बार जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे फोकस से पास हो गई। फोकस से क्या हो गई? पास। और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। सोच के देखो, दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं कि वो पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो भैया टकरा के फोकस से पास होगी। दूसरे केस में अगर इंसिडेंट रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। समझ आए? गुड। ठीक है। और इसमें अपने भाई, अरे ज्यादा सही नहीं बन गया। इसमें कन्वेक्स में अंदर पॉलिश। ठीक है, और ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका पोल। ठीक है, अब ये क्या था इसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें भी ऐसे होगा। इसमें फोकस से कैसे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे बना दी थी, तो ऐसे इंसिडेंट कराओ। आप ऐसे सोचो कि मैं तो फोकस से पास करा रहा हूं। कहां से? फोकस से। ऐसे मैं पूरी यहां से ऐसे लाइट मार रहा हूं कि फोकस से चली जाए, और इसके आर पार तो होगी नहीं। वो क्या कर देगा? कहीं ना कहीं डाइवर्ज कर देगा। ऐसे आई और ऐसे चलेगी। अब इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कैसे लग रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ऐसे फोकस पे इंसिडेंट करोगे, ये रिफ्लेक्ट तो कहीं ना कहीं हो जाएगी, बट पीछे एक्सटेंड करूंगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर क्या जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है बेटा, आगे करें। ठीक है, रूल्स टू मेक रे। ओहो, ये तो थर्ड केस है। थर्ड केस, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक और बाउंस बैक ऑन सेम पाथ। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि भैया कि अगर कोई जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, कैसे आएगी रेजर? एक मिनट। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, कि मैंने देख लिया पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो पासिंग थ्रू फोकस, दूसरे में फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरे में ये बोल रहा है कि अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे इंसिडेंट को, क्या कराओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो वो क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी उसी रास्ते पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो जाएगी किस पे? इसी रास्ते पे, कि भैया यहीं से आई और यहीं पे वापस चली गई। ठीक है? क्या ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, टकराई और उसी पाथ पे बाउंस बैक हो गई। अब का मतलब मैं ये कह रहा था कि इस पे ना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो भैया बताओ वो क्वेश्चन क्या है? वो ऐसा ये क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों कि
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो उसी पाथ पे बाउंस बैक क्यों हो रही है ना। तो इसको फिर से समझते हैं, कहां पे, अपनी स्लाइड पे समझाता हूं, यहां पे। चले स्टार्ट करें। तो फिर से जो हमने दो पहले पढ़ रखे हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, समझते चलो समझते चलो समझते। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस। तुमको याद है, अगर तुम पिछली वीडियो देख के आए हो तो तुमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक तो पढ़ा होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और वो तीनों इन सेम प्लेन। जो एंगल आई एंगल आर है ना, उसके नीचे मैंने एक नोट लिख रखा था। नोट ये लिख रखा था कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एप्लीकेबल है किसके लिए, हर टाइप के मिरर के लिए। तो वो जो लॉज थे वो तो फिर इस पे स्फेरिकल मिरर पे भी एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उसी चीज से मैं जो बाउंस बैक वाली बात थी उसको प्रूफ कर दूंगा, बताता हूं कैसे। देखो ये पॉइंट ऑफ कौन है, इंसिडेंट। डन डन। तो एक नॉर्मल होती है ना, प्लेन मिरर में आपने पढ़ा होगा कि जहां पे प्लेन मिरर में आपने पढ़ा होगा ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टिंग, ये नॉर्मल, और नॉर्मल के और इंसिडेंट के बीच का आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का आर। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल क्या है, इसकी जो नॉर्मल की तरह काम करती है वो है ये, कौन सी लाइन, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां बनता है एंगल आई और यहां बनता है एंगल आर। भैया हम कैसे मान लें कि ये नॉर्मल की तरह काम करेगी, अभी बता देता हूं। नॉर्मल क्या थी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, थोड़ी सी मैथ का यूज कर लेते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से मंथ में ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम देख रहे हो इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, फिर तो आपको ये वाली चीज़ पढ़ लिया होगा, क्योंकि आपने मैथ में सर्कल में टेंजेंट समझ ली होगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हो अप्रैल वगैरह में, तो अभी शायद हो सकता है आपने सर्कल ना पढ़ा हो, तो आपको टेंजेंट वाला कंसेप्ट समझना है। तो समझाता हूँ क्या होता है। टेंजेंट ये होता है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो बाहर से आए और सर्कल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके बाहर ही चली जाए। ठीक है, और एक रूल है या एक कंसेप्ट है कि जब किसी सर्कल में आप रेडियस, सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे ना इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। इसको बोलते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। चाहे यहां पे भी कोई टेंजेंट हो, यहां पे कोई टेंजेंट हो, और ये कौन है अपना सेंटर, रेडियस तो सेंटर से ही जाएगा, तो ये भी इस पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये जो पॉइंट है, अगर यहां पे तुम ऐसे एक सीधी लाइन खींच लो, तो ये जो यहां से एक सीधी लाइन ऐसे जाएगी, ये तो टेंजेंट की तरह काम कर जाएगी ना, ये पूरा ऐसे स्फीयर है, ये टेंजेंट की तरह, और ये यहां से जाएगी, इसके साथ कितना बना लेगी, 90। कौन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसके ऊपर जो लाइन जा रही है वो 90 डिग्री बना लेगी, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो हर जगह कंसेप्ट लगेगा ही ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। प्लीज इसको समझना, ऐसे मत सोचना इतनी चीज इतनी खींच दी लंबी। अगर ये जरूरी नहीं होती ना तो मैं क्यों ही मेहनत करूं, है ना। तो ऐसे नहीं मत करना कि भाग जाओ स्किप करके देख लेना। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि भैया ऐसे और फिर ऐसे, है ना। क्यों, और क्यों क्या, यहाँ पे भी ये कंसेप्ट वर्क करेगा, कौन सा, कि ये एज ए नॉर्मल, और ये इंसिडेंट और इसके बीच का एंगल आई और ये एंगल आर, तो आई बराबर आर, हर जगह ही काम कर रहा है। अब क्या होगा, अब आएगा थर्ड केस, कौन सा, बाउंस बैक वाला। तो समझाते हैं क्या है बाउंस बैक वाला केस। बाउंस बैक वाला केस, ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन है कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है एक इंसिडेंट रे, और ये बाउंस बैक हो रही है किस पे, सेम पाथ पे, किस पे, सेम पाथ पे। क्यों, क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों। तो यहां पे ऐसे समझा सकते हो तुम, कैसे समझा सकते हो, समझाओगे तो जो पहले खुद समझोगे, पर बताता हूं कि भैया कि ये जो लाइन जा रही है ना, इंसिडेंट रे जो जा रही है, ऐसे इंसिडेंट रे जा रही है इस पॉइंट पे, इंसिडेंट गई, अब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नॉर्मल। क्यों, इंसिडेंट मेरे को पता चल गया किस पॉइंट पे गई है और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी,
और नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे लेके जानी पड़ेगी। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में क्या बन जाएगा, एंगल आई, उतना ही एंगल में क्या बना दूंगा, आर को, और रिफ्लेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये व्हाइट वाली लाइन गई है, ये इंसिडेंट है, और नॉर्मल भी क्या होगी, इसी के ऊपर ही तो जाएगी। तो ये बताओ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच कितने डिग्री का एंगल बना, 0। कितने का, 0, क्योंकि इंसिडेंट भी इसी रास्ते पे आई और नॉर्मल भी उसी के ऊपर आ गई, तो एंगल आई कितना बना, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में 0 का। कितने का, 0 का। तो रिफ्लेक्टिंग भी कितना बनेगा, 0। इसका मतलब आप यहां से एक पॉइंट ले जाओ, और नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच 0 डिग्री का एंगल है, तो रिफ्लेक्ट करते समय भी कितने का बनाना पड़ेगा, 0। 0 का मतलब इसी पाथ पे वापस। समझ आया? फिर से वही कहूंगा, नहीं समझ आया होगा या तो थोड़ी सी वीडियो पीछे कर लो, या थोड़ा सोच लो कि एंगल आई और एंगल आर 0 हो रहा है। किसमें 0 हो रहा है, 0 हो रहा है इस वाले केस में, सी से आएगी और सी पे ही वापस चली जाएगी। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। चौथा केस भी यही डिस्कस कर ले, फिर वहां मैं जल्दी सी बता दूंगा। उसके लिए ये जो तीसरा केस है, अगर मैं इसकी बात करूं कन्वेक्स की, तो इसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ऐसे अगर कोई इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहां इसको मैंने निशाना बनाते हुए एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे टकरा के वापस इसी रास्ते पे वापस घर को चली जाएगी। डन है, डन है। इसको चाहे एक्सटेंड ऐसे ऐसे पीछे करके तुम देख लेना, उसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाएगी। ये हो गया तीसरा केस कन्वेक्स का। अब चौथा रह गया। चौथा को ऐसे समझ लो, चौथा तो बहुत सिंपल ही है यार। चौथा ये है कि अगर तुम पोल पे स्ट्राइक करती हो इंसिडेंट को, पोल पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसका, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल आई बनेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी आर। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पोल पे आएगी तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर अपना ये वाला कन्वेक्स होगा, तो कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, वो पॉलिश अंदर है इस बार, है ना? इस बार क्या कन्वेक्स में अंदर ही होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, फोकस। तो यहाँ पे आएगी पोल पे, ये पोल है, तो ऐसे 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 आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये ऐसे पीछे एक्सटेंड हो जाएगी। डन है? मैं बताऊं तुम्हें सच बात, बच्चे जब पढ़ते हैं ना, उन्हें ये इसमें भी बहुत कंफर्ट होते हैं, कन्केव में। कन्वेक्स में इतने कंफर्ट होते नहीं है ना, रिवीजन में भी नहीं होते हैं, क्योंकि कन्वेक्स के क्या है, 2 ही रे डायग्राम है। इस चक्कर में अगर नहीं भी हुए हो तो प्रैक्टिस से तुम हो जाओगे, तुम्हें कन्केव समझ आ गया, इसका मतलब ये समझ आ जाएगा। बाकी नहीं आएगा तो मैं हूं तो सही, मैं देख लूंगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया एंगल आई। इसमें क्या होता है, लिख लेना इसे, एंगल आई बराबर एंगल आर इक्वल टू 0। इस वजह से ये क्या हुआ, सेम पाथ पे बाउंस बैक हो गई। रूल 4 है, द इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, कि किसी भी एंगल से तुम पोल पे इंसिडेंट करा रहे हो, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ जो मैं अभी समझा के आया हूं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और यहां के लिए भी क्या हुआ, यही हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, अब इतना नीड नहीं है तुम्हें इस पे रुकने की, 4th पे। तो अभी हमने क्या सीख लिए, हमने सीख लिए रूल्स टू मेक रे डायग्राम, सीख लिए ना। अब हम रे डायग्राम, अब मैंने जैसे टॉपिक लिख रखा है रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, 6 केस किसके हैं, कनकेव के हैं, और फिर आगे 2 केस किसके हैं, कन्वेक्स के। स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले ना तुम एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो,